सर एक क्वेश्चन है कि हम मेडिकल फील्ड में हैं सर आप भी उसी फील्ड से निकले हैं सर, तो एक आपको भी चीज़ समझ आई होगी कि हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर पोर्शन जब हमारा MBBS का टाइम होता है सर 5 साल का, फिर PG समथिंग 3 साल सर, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो उसमें भी 2 साल समथिंग लग जाते हैं। तो सर हमारा बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन एक हमारी लाइफ का जो क्रिटिकल यूथ है, हमारा यंग एज है, वो निकल जाती है हमारी पढ़ाई में। तो सर उसके बाद जैसे कि दूसरी फील्ड्स में हम देखते हैं कि मेरे दोस्त हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ और फील्ड में हैं, तो वो यूजुअली 4 साल में उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और वो काफ़ी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी। तो क्या ये 10 साल देना इस फील्ड में वर्थ इट है क्या सर? इतना प्रीशियस टाइम हमारी लाइफ का जहाँ हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं शायद से। कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका आधा कॉलेज दोस्त होगा, सेकेंड ईयर में वो 10-15 बचेंगे और फाइनल ईयर तक जाते जाते 1 या 2 बचेंगे। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है सर? ये हमारी फील्ड में ऐसा है क्या सर, मेडिकल फील्ड में, या बाकी जगह भी ऐसी चीज़ें हैं कुछ? सर एक ये भी चीज़ है कि जिसने बचपन से ही या जीवन भर जिस चीज़ को सही माना, तो आज हम उस चीज़ को अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर वो भी तो सर चीज़ अलग है ना सर। किसी के घर में अगर वो बचपन से ही उसके पेरेंट्स या सब लोग दारू स्मोक करते हैं सर, ड्रिंक करते हैं, तो उसके लिए कभी वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है सर? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन विदिशा मेडिकल कॉलेज में हूं। युवाओं के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह के जवाब होते हैं, इतनी उथल पुथल होती है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम ऐसे ही एक युवा डॉक्टर अनिमेश से बात करते हैं जो अभी MBBS कंप्लीट कर चुके हैं। वेलकम डॉक्टर अनिमेश। थैंक यू सर मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। सर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आज आपके पास, जिसका सॉल्यूशन शायद आज मुझे मिले। अपन कुछ डिस्कस कर सकते हैं सर उस पर। तो सर मैं एक्चुअली क्या है कि मैं भी आपकी ही फेज से गुजरा हूँ, हमने भी इन्हीं सभी समस्याओं को फेस किया है। तो हो सकता है कि मेरा जो अनुभव है, हो सकता है वो आपको आपके ही सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करे। जी सर। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो कहूँगा उससे आपके सॉल्यूशंस निकल आएंगे, पर आपको मदद मिल सकती है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि हम मेडिकल फील्ड में हैं सर आप भी उसी फील्ड से निकले हैं सर, तो एक आपको भी चीज़ समझ आई होगी कि हमारी लाइफ का एक बहुत मेजर पोर्शन जब हमारा MBBS का टाइम होता है सर 5 साल का, फिर PG समथिंग 3 साल सर, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो उसमें भी 2 साल समथिंग लग जाते हैं। तो सर हमारा बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन एक हमारी लाइफ का जो क्रिटिकल यूथ है, हमारा यंग एज है, वो निकल जाती है हमारी पढ़ाई में। तो सर उसके बाद जैसे कि दूसरी फील्ड्स में हम देखते हैं कि मेरे दोस्त हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ और फील्ड में हैं, तो वो यूजुअली 4 साल में उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और वो काफ़ी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी। तो क्या ये 10 साल देना इस फील्ड में वर्थ इट है क्या सर? इतना प्रीशियस टाइम हमारी लाइफ का जहाँ हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं शायद से। तो क्या सर ये वर्थ है इस टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करना? तो ये चुनाव तो उसी दिन करना था ना जिस दिन आपने मेडिकल एंट्रेंस दी थी, या उस समय आप इतने परिपक्व नहीं थे, या तो आपके माता पिता ने आप पर ऐसा दबाव डाला, या आप सर्कमस्टेंसेस के कारण मेडिकल प्रोफेशन में आ गए। ये चुनाव तो उसी दिन कर लेना था कि हमें इतने लंबे संघर्ष से गुजरना होगा। हाँ, कई स्टूडेंट जरूर ऐसे होते हैं जो MBBS करने आ जाते हैं, उस दौरान उनको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर आपके मन में ये उथल पुथल भी क्यों आई? क्योंकि जब आप मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते थे तो आपको एक कठिन परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी, और उस कठिन परीक्षा के दौरान आपने जो परिश्रम किया, फिर आपको वो सीट मिली। मतलब आपको बड़ी मुसीबत से मिली है। जी सर। यहाँ एडमिशन आपको इतनी आसानी से नहीं मिला, लेकिन वहां जाकर आपको अब लग रहा है कि अब इसमें भी बड़ा मजा नहीं है, और आपको दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये मजे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह के मजे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? सर एक चीज़ है कि सर वो मतलब अब उनके पास वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब पैसा कमाने लगे हैं। हमको अभी भी टाइम है सर उस फेज़ में आने के लिए। वो अपनी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं सर, और हमको अभी भी और सोचना पड़ेगा कुछ, और अभी भी हमको डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे या वो सारी चीज़ों के लिए। प्लस एक चीज़ है कि सर पहले कंडीशन अलग थी सर, शायद से कि पहले MBBS में भी उतना काम चल जाता था, बट अब प्लेन MBBS की भी कोई वैल्यू नहीं है, और अब PG और उसके बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन, तो सर वो रेस इतनी बड़ी होती जा रही है कि सर वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो सर यहाँ हम तो ये सोच के शायद नहीं आए थे कि ये इतनी बड़ी रेस होगी, अब शायद आगे भी और नई नई कुछ चीज़ें आ रही हैं सर, जैसे अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम का चल रहा है सर। तो सर वो चीज़ें अपने आप और टफ होती जा रही हैं विद टाइम, या तो ये सर वो ट्रांजिशन फेज़ है इसके कारण इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या सर आप बताइए सर क्या हो सकता है इसका रीज़न? एक्चुअली
ये आज की समस्या नहीं है। जी सर। जब भी व्यक्ति उस स्थिति से गुजरता है, आज से 20 साल पहले भी जो लोग थे वह भी इसी स्थिति से गुजरे होंगे, और उनके समय भी कंडीशंस इतनी ही टफ थी, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थी। जैसे मेरा समय था, उस समय सीट्स बहुत कम होती थी, तो हम लोगों के सामने यही चैलेंज होता था कि सीट्स ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे थे जो, जैसे डीएनबी का एग्जाम, वो साथ में होता ही नहीं था, सीट्स ही नहीं मिलती थी। तो चैलेंज दूसरा था। ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हो जिसके सामने ये चैलेंज आया। धीरे धीरे हम लोग उससे निकलते गए, या हमारे से पहले वाले लोग भी निकलते गए, और आज वो कहीं और पहुंच चुके हैं। तो ये कहना कि आपके साथ ऐसा सरकमस्टेंस हो रहा है, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी अधूरी समझ है, क्योंकि ये हमेशा ही टफ रहा है और हमेशा ही लोगों ने संघर्ष किया है, और आने वाली पीढ़ियों के सामने कोई दूसरा संघर्ष होगा। जैसे अभी आपको लग रहा है कि 10 साल पढ़ना है, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह रहेगा कि मैं इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके भी अपने आप को स्टेब्लिश कैसे करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रश्न बदल जाएगा। पर आप यदि ये सोच रहे हो कि संघर्ष का काल आपके ही ऊपर है, तो ये क्या है कि आप उस दौर से गुजर रहे हो, और सभी को ऐसा लगता है। तो ये सोचना कि संघर्ष जो है अकेला मेरे ऊपर है, ये मैं बोलूंगा कि ये अभी आपके अपरिपक्व समझ है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संघर्ष तो सभी ने झेला है, और आपने भी अभी तक झेला है। जी सर। तो आप इस दौराहे पे आ चुके हो कि इस दौराहे पे आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो पेनफुल हैं। जैसे कि एमबीबीएस आपने कंप्लीट कर लिया, अब एमबीबीएस जो है वो आपको लग रहा है कि ये छोटी डिग्री है, अभी सिनेरियो जो है उसके हिसाब से बहुत बड़ी डिग्री होनी थी, और वो आपको बड़ी दूर दिखाई दे रही है। पर आप अभी भी सोचिए कि दूरस्थ अंचलों जो हैं वहां पर एमबीबीएस भी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस डिग्री छोटी नहीं है, आपने जो सिनेरियो मन में बना रखा है, जो सिनेरियो मन में बना रखा है कि मुझे तो एक बड़े शहर में रहना है, ऐसे सेटअप पे काम करना है, वो सिनेरियो जो है इस ड्यूरेशन में आपने मन में बना लिया। जैसे जब आप एमबीबीएस करने आए थे तो आपके मन में केवल एमबीबीएस था, लेकिन अब सिनेरियो क्या है, आपके मन में एक बड़ा सेटअप है, आपके मन में शहर है, तो आपके मन में जो कल्पना बन गई वो आपको तनाव दे रही है। एमबीबीएस होना बुरी चीज नहीं है ना, एमबीबीएस छोटी डिग्री है। एक छोटी जगह पर जहां पर डॉक्टर की आवश्यकता हो, वहां के लिए एमबीबीएस बहुत अच्छा डॉक्टर है, और आप वहां जाकर वो सब भी पा सकते हो जो हो सकता है शहरों में भी ना मिले। आपको जो वर्क सेटिस्फेक्शन छोटी जगह मिल सकता है, हो सकता है वो बड़ी जगह ना मिले। लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही, क्योंकि आप एक मन के विचार से ग्रसित हो चुके हो। अब आगे की लड़ाई जो है सीढ़ी पर चढ़ने जैसी कठिन है, और जो आपके पास है उससे आप डिससेटिस्फाई हो। तो मन कहता है कि इसको भागो, ये तो बड़ा पेनफुल है, तो वो कहता है कि एमबीबीएस ही खराब है। फिर वो कहता है कि अरे वो देखो उसने आईआईटी में 4 साल दिए और अब वो 40 लाख के पैकेज में है। ये चीज आपको इसलिए दिखाई दे रही है कि ये लड़ाई अब पेनफुल हो चुकी है, और जो आपके पास है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करते हो, दूसरे लोगों को देखते हो, और जो दूसरे लोग हैं वो उनकी आपको हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। आपके पास है उसकी वैल्यू आपको दिखाई नहीं पड़ती। आपको ये नहीं दिखाई पड़ता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी में जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब होते हैं, जहां लाखों के पैकेज तो मिलते हैं पर करोड़ों के गोल भी होते हैं, वो बच्चे इतनी कम उम्र में, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के आराम से किताब पढ़ रहे होते हो, वो बच्चे दिन और रात उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे दिन और रात टारगेट अचीव करवा रही हैं, और टारगेट अचीव फ्री में नहीं होते, जल के होते हैं। उनकी कैपेसिटी जल रही है, उनकी बॉडी में डिसीज क्रिएट हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं देती। आपको ये दिखाई नहीं देता कि आप कितने आराम से एक हॉस्पिटल में ह्यूमनाइज इन्वायरमेंट में हो, आपके आसपास 4 लोग हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, आपको ये एंजॉय नहीं फील होता। आपको ये दिखाई देता है कि वो 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। आपको अपनी चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये माइंड का नेचर है। माइंड वो नहीं देखता जो उसके पास है, माइंड वो देखता है जो उसके पास नहीं है, और हम इस ट्रैप में आ जाते हैं, और यही ट्रैप हमें बार बार दुख पहुंचाता है। तो हमारा चुनाव गलत नहीं था, लेकिन जो पेन हो रहा है उस पेन से हम भागना चाहते हैं, वो हमारी डिसीजन टेकिंग को अफेक्ट करता है। क्योंकि जब हम जो चाहते थे आज हमें वो मिल गया, लेकिन फिर भी हमें इम्परफेक्ट लगता है। तो आगे भी यदि हम इसी साइकेट्री में रहे, तो हम यदि किसी ब्रांच में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी ये सॉफ्टवेयर ज्यों का त्यों काम करेगा, और हम वहां भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सर तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ सर, ये ज़रूरी नहीं है सर कि मेरे ही हों, ये मैं इन जनरल जो मेरे साथ के लोग फेस करते हैं, या
कॉमन हमारी फील्ड में जो कुछ चीज़ें चलती हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने शायद ऑब्जर्व किए हैं कहीं ना कहीं, तो मैं इकट्ठे करके लाया हूँ आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए। तो सर ऐसे ही एक चीज़ थी कि सर हमारे मतलब अब आपका पता नहीं बट मैंने तो ये चीज़ सुनी है सर कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका आधा कॉलेज दोस्त होगा, सेकेंड ईयर में वो 10-15 बचेंगे और फाइनल ईयर तक जाते जाते 1 या 2 बचेंगे। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है सर? ये या हमारी फील्ड में ऐसा है क्या सर, मेडिकल फील्ड में, या बाकी जगह भी ऐसी चीज़ें कुछ है इस टाइप का? आप देखो समाज में भीड़ कहाँ होती है? जहाँ डर होता है। हाँ सही बात है सर। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है डर, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जब वो फर्स्ट ईयर में होते हैं तो वो अपने घर से पहली बार बाहर निकले होते हैं, तो उनके अंदर भय होता है। तो समाज में जो भयभीत तबका होता है वो एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखता है, क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है लोगों को ये लगने लगता है कि अब मुझे किसी की जरूरत है नहीं, तो वो धीरे धीरे अपने अपनी आइडियोलॉजी अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से अलग अलग होने लगता है। तो ये समाज का स्वभाव ही होता है, और जितना ऊंचाई पे आदमी होता है उतना अकेला होता है। अभी आपने मोदी जी का इंटरव्यू देखा होगा, तो मोदी जी अपने इंटरव्यू में खुद कह रहे हैं कि मेरी तो कार्यशैली ऐसी है कि अभी तो मैं प्रधानमंत्री हूं तो कोई मुझे चाय के लिए पूछ लेता है, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा तो हो सकता है मुझे चाय मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो एक व्यक्ति जो इतने स्तर पर है वो व्यक्ति ऐसे परसीव करता है कि वो अकेला है। तो आप जैसे जैसे अपने जीवन की सफर में आगे बढ़ते हो धीरे धीरे आप अकेले होते ही चले जाते हो। अब इसमें जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है, वो ये समझना है कि आप अकेले हो ही। भीड़ जो थी वो तो एक केवल कुछ क्षण के लिए थी, या एक परसेप्शन था आपकी लाइफ का, तो आप भीड़ का हिस्सा हो गए। आपका स्वभाव ही अकेले होना है। तो ये अकेलेपन से जो भय होता है उसका भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो रियलिटी में अकेले ही हो। बस वो जो इल्यूजन था कि 4 लोग मेरे हैं, ये दोस्त भी मेरा है, ये भी मेरा है, कहीं समोसा खाने जा रहे हैं तो 4 लोग मिल गए, अब रियलिटी सामने आ गई। पहले जो कहानी थी कि रियलिटी नहीं समझ में आ रही थी कि सब लोग मेरे साथ हैं, जैसे जैसे युद्ध की यात्रा आगे बढ़ी आपको समझ में आने लगा कि ये लड़ाई में आप अकेले हो। वास्तविकता में तो आप अकेले पहले दिन भी थे, लेकिन आपको एक इल्यूजन था कि ये सब लोग मेरे हैं। अब वो इल्यूजन धीरे धीरे दूर हो गया। तो ये समय रहते समझ लो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हो तो समय रहते जान लो कि तुम अकेले ही हो, तो ये सवाल भी खड़ा नहीं होगा। और फिर जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो अकेला है वो फिर अकेलेपन को एंजॉय करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामाजिक नहीं रहता या समाज के सहारे नहीं रहता, वो समाज में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, लेकिन समाज का सहारा नहीं ढूंढता। फिर वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, और ऐसे ही लोग समाज का नेतृत्व कर पाते हैं जो अकेले रहना जानते हैं। जो लोग समाज पर निर्भर हैं वो समाज को कुछ डिलीवर नहीं कर पाते, और जो समाज पर निर्भर नहीं है अकेले चलते हैं, समाज उनके पीछे हो जाता है, और वही लोग कल समाज का न केवल नेतृत्व करते हैं, समाज को दिशा भी देते हैं। तो जो आपका अकेलापन है, जो आपको आज खा रहा है, आपको जो कमजोरी दे रहा है, वही अकेलापन वास्तविकता में आपकी मजबूती है, यदि आप उस मजबूती को समझ लो तो। सर पर इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो है सर, कि फिर वो अकेलापन कुछ लोगों को कुछ गलत डायरेक्शन में ले जाता है, कुछ गलत चीज़ों का सपोर्ट लेने लगते हैं वो, जैसे कि सर ड्रग्स एंड नशे और बाकी चीज़ें। सर मैं अकेलेपन की बात नहीं कर रहा, मैं एकांत की बात कर रहा हूँ। अकेलेपन को एकांत में बदलना है। मैं दिशा की बात कर रहा हूँ कि यदि अकेले हो भी गए तो ये तो आपका स्वभाव था, वास्तविकता थी, केवल एक झूठ था कि 10-20 दोस्त थे। तो अब जब आप अकेले हो गए तो उसको एकांत में बदलो। एकांत का अर्थ है जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, और जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो तो अपने एंजॉय को आप खराब क्यों करोगे? आपने कभी देखा है कि अकेला आदमी शराब पीता है? अरे 4 दोस्त पिलाते हैं। ये भी गलत परसेप्शन है कि अकेला आदमी बुरा कर्म करता है। जब 4 लोग मिल जाते हैं उसको अपने जैसे, तो वो प्रेरित करते हैं कि चलो आज ये करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपका जो सोचना है कि आप अकेले हो गए तो आप गलत ही रास्ते पे जाओगे। अरे आपकी एनर्जी भी तो बचेगी, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे, अपने कंपटीशन के बारे में ज़्यादा सोच पाओगे, समाज के लिए क्या करना है, आपका जीवन क्या है, उसको ज़्यादा वक्त दे पाओगे। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा भीड़ हो, और 1-2 मित्र मिल जाए इतने भी काफ़ी हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हों। बहुत सारे लोग बहुत सारी आपकी ऊर्जा भी खो देते हैं। बहुत सारी एनर्जी जो है, जो अच्छे काम में लगनी थी, वो एनर्जी उन दोस्तों को मेंटेन करने में ही नष्ट हो जाती है। सर तो एक ये भी चीज़ है कि पर आप जैसे बोल रहे हो कि
4 लोग गलत मिलते हैं तो ही गलत डायरेक्शन में जाता है। तो सर आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें मेजॉरिटी चीज़ें शायद से उसी कल्चर को प्रमोट करती हैं, उसको ही नया नॉर्मलाइज कर दिया गया है, न्यू नॉर्मल है सर। तो सर फिर कोई कैसे डिसाइड करे मतलब शायद से सर 12th के बाद ही सीधा आता है कॉलेज में एक बच्चा, घर में रहा होता है, कहीं बाहर रहा नहीं होता है, तो ना एक्सपोजर होता है ना कुछ होता है। तो सर इतना इंटेलिजेंट या इतना समझ तो उसमें होती नहीं है कि सर वो डिसाइड कर पाए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ये वाली चीज़ सर इन्वायरमेंट के बेसिस पे देखी जाए तो फिर वो गलत चीज़ ही चूज़ करेगा हमेशा, जो कि शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही हो रहा है कि हर बच्चा आज के टाइम पे हॉस्टल में इसी डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो इसका सर क्या आप बताइए। सही चीज का स्वाद ना होना। जिस आदमी को सही जीवन का स्वाद पता है वो आदमी फिर वैसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे उसका स्वाद चला जाए। जैसे तुम खाना खाते हो, अब तुम्हें यदि सही सही खाने का स्वाद पता है तो तुम सड़ा हुआ बासा खाना खाओगे क्या? सर वो है, बट सर सही का स्वाद नहीं मिला सही हो का तो। स्वाद नहीं मिलना एक समस्या है। तो हमें अपने आप को सही के स्वाद से वंचित करा देना अपने साथ अन्याय करना है। सही का स्वाद कैसा होता है? आज आपने अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड की, पूरे दिन परिश्रम किया, उसके बाद आपको जो नींद आती है, जो भूख लगती है, जो आपको अच्छा महसूस होता है, वो है सही का स्वाद और वो फीलिंग है। और एक स्वाद होता है जो गलत का स्वाद, वो तो स्वाद है, फीलिंग है, वो मैं नहीं दे सकता। वो पर्टिकुलर पर्सन जब उस स्थिति से गुजरता है तो वो उस स्वाद से गुजरता है। तो जिस व्यक्ति को सही का स्वाद मिला हुआ हो वो व्यक्ति फिर गलत दिशा चूज नहीं करेगा, और करेगा भी मान लो तो बहुत जल्दी अपनी स्थिति पर लौट आएगा। तो हमारे समाज में क्या हो रहा है कि एक प्रेशर है जो चारों तरफ है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का आनंद नहीं ले रहा है, और जब वो अपने ही व्यक्तित्व का आनंद नहीं ले रहा है तो उसको दूसरी चीजें अट्रैक्ट करती हैं और बहुत आसानी से वो उन चीजों के चक्कर में पड़ जाता है। जब तुम्हें एक तो वो तरीका था जो पुराने जमाने का तरीका था कि बहुत ज्यादा माता पिता या समाज का प्रेशर होता था कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो समाज का जो इनिबिशन था वो इतना ज्यादा था कि व्यक्ति के ऊपर कई साल तक काम करता था और वो उन चीजों से बचा रहता था। लेकिन अब इनिबिशन नहीं है, अब समाज का जो दबाव था वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो चीजें हैं वो उसको प्रो कर रही हैं, उसको आसानी से उपलब्ध है। जैसे मोबाइल ही है, एक जमाना था कि कोई वीडियो देखना हो, कोई ऐसा ऑब्सीन चीज देखनी हो तो वो देखने के लिए भी बड़ी मेहनत थी। आज के जमाने में जो भी बोलोगे, जैसा भी दृश्य चाहते हो, तुरंत मोबाइल पे हाजिर है। चीजों की उपलब्धता बढ़ गई। तो अब जिस अनुपात में उपलब्धता बढ़ गई उस अनुपात में आपको अच्छी चीजें भी तो बढ़ाना पड़ेंगी, तभी तो वो कंट्रोल में आएंगी। तो हम उस अनुपात में अच्छी चीज नहीं बढ़ा पाते, तो हम आसानी से जो जो भी डार्क एरिया है उसकी ग्रिप में आ जाते हैं। जिस अनुपात में आप बुरी चीजों के एक्सपोज हो रहे हैं उसी अनुपात में आपको अच्छाई या अच्छा कह लो या उन चीजों जो सकारात्मक जिनको समझते हो, जिनसे शक्ति मिलती है, उनके साथ भी आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तब आपका टेस्ट इतना ब्रॉड वे में अच्छा बना रहेगा कि वो चीजें आसानी से आपको यहां से वहां नहीं ले जाएंगी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी चीजों की तरफ लौटने की। जैसे छोटी सी बात है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने का जिसने स्वाद पा लिया वो एक भी दिन बिना एक्सरसाइज किए बिना नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो अब इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा कि मुझे लोगों को दिखाना है, क्योंकि उसका स्वाद मिल गया कि एक्सरसाइज करने के बाद लाइट फील होता है, एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी हल्की फील होती है, अच्छी भूख लगती है, अच्छी नींद आती है। तो उसको स्वाद मिल गया अच्छी चीज का। तो ऐसे ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी अच्छी चीजों का स्वाद डेवलप कराना पड़ेगा कि खेल कूद क्या होता है, अच्छे फ्रेंड्स क्या होते हैं। तब जाके उसके जीवन में फोर्स जो है वो इतना पावरफुल रहेगा कि वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। उसे किसी इनिबिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोरल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वाद ही उसके लिए पर्याप्त होगा। यार मैं तो वैसे ही मजे में हूं, जब मैं वैसे ही मजे में हूं तो मैं अल्कोहल लेके क्यों डिप्रेस हूं, क्यों अपने मेरे मुंह से बदबू आए, क्यों मैं रात को फालतू का खाना खाऊं, क्यों मैं होटल में जाऊं। तो अपनी सोसाइटी जो है उसको जो स्वाद वो भूल गई है। बार बार हमें अपने कल्चर को याद करने को क्यों बोला जाता है, हमें अच्छी चीजों की तरफ लौटने को क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि वो टेस्ट ना मरे। तो हमारे जो पीढ़ी है
आप हम सब उसी को बिलोंग करते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको वापस लाने के लिए खुद को भी परिश्रम करना पड़ेगा, और आप यदि बड़े हो और आपसे छोटे हैं तो आपको उनको प्रमोट कराना पड़ेगा कि कैसे वो ऐसी चीज़ों का स्वाद हासिल करें जिनमें मेहनत तो लगती है पर मज़ा भी गहरा होता है, और वो मज़ा इतना गहरा होता है कि वो सफिशिएंट होता है कि आप ऐसे कामों की तरफ अट्रैक्ट ना हो जो आपको अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। सर पर ये जो आपने बोला कि स्वाद, तो सबका अलग अलग टेस्ट भी तो है सर। किसी को कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो किसी को कुछ और लगता है। तो अब वो दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, इस चीज़ का कैसे? अब किसी को अगर कुछ अच्छा बाहर का कुछ खाना अच्छा लगता है तो किसी को एक्सरसाइज करना भी पसंद है, उसको उसमें मज़ा आता है। तो अब सर इसको भी गलत बोलेगा क्या? वो तो अपनी उसी चीज़ को सही मान के चलेगा हमेशा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके लिए वो सही है। हाँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होश में होता है, उसको ये पता होता है कि गलत और सही क्या है, और उस व्यक्ति के लिए वो होता है। मैं नहीं बोल सकता आपको कि ये काम करना गलत है। उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर पता होता है कि वो किस काम को करके नीचे गिर रहा है और किस काम को करके ऊपर उठ रहा है। ये उसको पता होता है, लेकिन वो चूंकि आसपास के प्रेशर और अपनी फीलिंग्स पे नियंत्रण नहीं रख पाता और वो उनके बहाव में आ जाता है, तो वो फिर जस्टिफिकेशन जरूर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा हो और उसको महसूस ना हो। उसको महसूस होता है, लेकिन प्रेशर के कारण उसको वो एंजॉय में कह देता है कि ये मैं एंजॉय कर रहा हूं या ये मुझे मजा आ रहा है। ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको पता होता है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लेना, जैसे मान लीजिए कि कोई स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने के बाद उसको कई बार ये फीलिंग आती ही है कि मैंने गलत किया, लेकिन अगली बार फिर से उसको इच्छा होगी और वही का वही एक्ट वो कर देता है, क्योंकि अब वो उस एनर्जी की गिरफ्त में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। किसी मोरालिटी की बुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब जिस काम को करने के बाद नीचा फील करते हो, वो काम आपकी दृष्टि में गलत है, और जिस काम को करके आप ऊंचा फील करते हो वो काम आपकी दृष्टि में सही है। लेकिन आप ईमानदार तो रहो। आप ईमानदार ही नहीं होते, आप गलत चीजों में खुद को ऊंचा फील करने लगते हो। तभी तो ये डिस्कशंस की जरूरत है ना, कि लोग फंसे हुए हैं, उनकी दृष्टि साफ नहीं है, वो इल्यूजन में। तो सर एक ये भी चीज़ है कि जिसने बचपन से ही या जीवन भर जिस चीज़ को सही माना, तो आज हम उस चीज़ को अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर वो भी तो सर चीज़ अलग है ना सर। किसी के घर में अगर वो बचपन से ही उसके पेरेंट्स या सब लोग दारू स्मोक करते हैं, सर ड्रिंक करते हैं, तो उसके लिए कभी वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है सर? फिर उस चीज़ में फिर सही गलत का कहाँ से आएगा सर? कोई भी चीज सही गलत कैटेगराइज नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तो हो सकता है कि जैसे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो उस रास्ते से गुजरे हैं, वो अपने अनुभव तो बता सकते हैं कि इस काम को करने के बाद मुझे ये परिणाम आया। बात गलत सही की नहीं है, लेकिन मैं यदि मान लो आपसे 5 साल सीनियर हूँ, मैंने ये यात्रा की और उसके बाद मैंने देखा कि इस रास्ते से गुजरते हुए मैंने ऐसा पाया, तो आप उसके अनुभवों से तो कुछ सीख सकते हो। तो गलत सही की बात नहीं है, डिसाइड तो आपको ही करना है। लेकिन ये जो अनुभव है, क्या हाथ जलाने के बाद ही आए, क्या पूरा कुछ खोने के बाद ही आए, या उसके पहले भी कुछ ऐसा हो जाए कि आपको आग में जलना ही ना पड़े? तो जब आग में जलना ही ना पड़े तो उसके लिए आपको कुछ बात सुननी भी पड़ेगी कि जो लोग इस रास्ते से गुजरे तो वो बताएंगे कि मैंने ऐसा ऐसा गुजरा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो जब आपको बता रहा है तो हो सकता है वो आपके काम आ जाए, लेकिन अनुभव से तो आपको ही गुजरना होगा। और जब आप अनुभव से गुजरोगे, हो सकता है तब तक देर हो जाए, तब तक आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि वहां से वापस ही ना आ सको। सर फिर ये चीज़ गलत है क्या सर कि एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है आजकल, कि आपको हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, किसी और के उसमें ना आना चाहिए? तो जो पुरानी कुछ चीज़ें थी तो वो हो सकता है ना सर पहले की सिचुएशंस के हिसाब से सही हो, अभी नई जो कंडीशन है उसके हिसाब से सही नहीं बैठती हो, तो हम कैसे उस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सही है और ये गलत है? ट्राई तो करना चाहिए, जी सर। अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए, लेकिन केवल वही चीजें क्यों ट्राई करनी चाहिए जो आसान और सस्ती हैं? महंगी चीजें भी तो ट्राई करो, कुछ चैलेंज भी तो लो, कुछ चढ़ाई भी तो चढ़ो। केवल वो चीज जो आसानी से हो जाए, इसका अर्थ ये है कि उसमें कुछ प्रयत्न नहीं है। और नीचे लुढ़कने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है? तो ये तो नीचे लुढ़कने जैसा है कि पहाड़ से कुछ गेंद है वो नीचे लुढ़क रही, क्योंकि ऊपर चढ़ने में तो प्रयास है। तो कोई यदि व्यक्ति ये कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूं, मैं जीवन में जीना चाहता हूं, जियो ना,
पर कुछ ऊपर भी तो चढ़ो, तो फिर थोड़ा बहुत नीचे गिरोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तुम ऊपर चढ़ने में तो पसीना आता है, सांस फूलती है, तो ऊपर तो तुम चढ़ना नहीं चाहते, तो तुमने जस्टिफिकेशन क्या दे दिया कि मैं ट्राई करना चाहता हूं। तुम ट्राई ही करना चाहते हो ना, तो कुछ ऊंचाई की चीजें भी करो, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा करके दिखाओ, कुछ पढ़ाई में अच्छा करके दिखाओ, फिर तुम थोड़ा बहुत गिरोगे तो संभल जाएगा। पर तुम एक ही जस्टिफिकेशन दे दो कि मुझे तो सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ फील करना है, तो फिर तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। फिर जैसी गेंद नीचे गिरती है तुम नीचे गिरोगे, वहां तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। सर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी सर, मतलब अपने ही कॉलेज लेवल पे मेरे बैचमेट्स और जूनियर्स और सबके साथ मिलके, प्रज्ञानशाला नाम से, जिसमें कि सर हम लोगों ने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। और वहाँ से लेके फिर हमने धीरे 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 बढ़ा के और भी चीज़ें ऐड करी, जैसे कि डोनेशन, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स, नुक्कड़ नाटक वगैरह, अवेयरनेस रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ रिलेटेड, कुछ सोशल कॉजेज़ पे वर्क कर रहे हैं सर। तो सर अब जब वो प्रोसेस जब मैं करता था सर, मतलब उसमें कुछ काम टाइम देना पड़ता है सर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो सर वो उसमें जब मेरा टाइम इन्वेस्ट होता था तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता था कि तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करो करो इससे अच्छा, या अपनी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो, ये फालतू की चीज़ें क्यों करते हो। इवन सर कुछ काफ़ी क्लोज लोगों ने भी बोला इन चीज़ों के लिए, या कुछ और लोगों ने भी बोला। तो क्या सर ये सही है क्या कि मतलब टाइम वेस्ट है वो एक्चुअल में? थोड़ा लाइटली यदि हम सोचें तो आप जो है एक अलग इंडिविजुअल हो और आपकी कुछ विशेषताएं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, तो आप भी अलग हो, यूनिक हो, और यूनिक होना अच्छी बात है। तो आपके अंदर एक अलग ब्लूप्रिंट है जो आप करने के लिए बने हो, तो आपके अंदर अलग ऊर्जा है, तो आप कुछ ऐसे निर्णय लेते हो जो आपको अच्छा लगता है, कोई दूसरा उस बात को नहीं समझ पा रहा। तो आप अपनी यदि यूनिकनेस का सम्मान करो, तो आपने अपना सम्मान किया और आपने प्रज्ञानशाला बनाई, उसमें परिश्रम भी लगा। अब सवाल ये है कि एक तो सवाल आपके मन में ये आता है कि ऐसा तो नहीं मैंने कुछ खो दिया, मैंने गलत तो नहीं किया, ये डाउट आपके मन में भी है। सर मुझे तो और सच नहीं है सर, वो लोगों का टैग होता है उससे थोड़ा सा लगता है सर। आप लोगों से प्रभावित ही इसलिए हो रहे हो कि आपके अंदर भी गिल्ट है कहीं ना कहीं, नहीं तो आप इतने सर प्रभावित भी नहीं होते। यदि आप 100% श्योर होते तो आपको इस बात से कोई हर्ट नहीं हुआ होता कि लोग क्या कह रहे हैं। सर हर्ट नहीं हो रहा सर, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी कर ही रहा हूँ इस चीज़ को, और कंटिन्यूसली और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ कर रहा हूँ। बट सर बस वही चीज़ हो जाती है कि क्योंकि अब आपने बोला जैसे कि सर एंसेस्टर्स कुछ चीज़ बता के गए हैं, कोई चीज़ बोल के गए हैं, तो वो ऐसा ना हो कि तुम गलत रास्ते पे चले जाओ। तो एक हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है ना सर कि कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया, या कहीं ना कहीं कुछ रह तो नहीं गया। बट सर मतलब ऐसा उस फेज में लगता था सर, अब तो शायद से जस्टिफाइड है कि अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा सर। मतलब जो लोग जिन लोगों ने नहीं भी करी वो चीज़, वो भी उस फेज में है, प्लस हम भी वहीं पहुंच गए। एमबीबीएस तो सबने सेम कर ही ली सर, अब बस ये है कि एडिशनल हमारे पास कुछ चीज़ें और उन लोगों के पास शायद से कुछ चीज़ें कम है, ये डिफरेंस बस मुझे फील हुआ। बाकी तो सर ऐसा बस यही था सर कि उस फेज में वो चीज़ें जो लोग बोलते हैं उसका कुछ रीज़न है क्या, क्यों बोलते हैं वो, और उससे क्या सर फर्क पड़ना चाहिए क्या हमको? एक तो ये है कि आप कुछ भी करोगे कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, तो लोगों को जो है कुछ ना कुछ कहना होता है, वो बस यूं ही कह रहे होते हैं। बेसिकली आपसे कोई पास आता है और वो मिलता है तो वो आपसे प्रज्ञानशाला के बारे में ही पूछेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब सरकास्टिक रिमार्क है। हो सकता है कि वो ऐसा सरकास्टिक रिमार्क कर भी ना रहा हो, लेकिन चूंकि हम पेन से गुजर रहे होते हैं तो हम उसकी बातों को सरकास्टिक वे में देखते हैं। ऐसा कई बार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके रिजल्ट में आपके थोड़े नंबर कम आ गए, तो आपका फ्रेंड आपसे रिजल्ट ही पूछ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हंसी उड़ा रहा है। ये बहुत कॉमनली होता है। तो हमें इस बात से निकलना है कि हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, जैसा आपको किसी से लेना देना नहीं है। बहुत गहराई में आपको किसी लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऐसे विचारों से घिरे रहते हो जैसे आपके लिए दूसरे लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही दूसरे लोग ऐसे शो करते हैं जैसे आप उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट। आज आप यहाँ से पढ़ के निकल जाओगे, कहीं और चले जाओगे, और वहां कुछ नए लोग मिल जाएंगे जो आपके ऊपर सरकास्टिक रिमार्क कर रहे होंगे। और यदि आपने अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना के रखी तो आपको हमेशा उन लोगों से इरिटेशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन ऑफ माइंड है ये कैरी ऑन होने वाला है। आपको इस माइंड के नेचर को ही समझना होगा कि किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति अपने कौतूहल बस
स्वभाव मतलब साधारण तरीके से आपके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। अब चूंकि हम अफेक्ट होने को तैयार हैं, हम अपने पाले में गेंद लेने को तैयार हैं, तो हम जल्दी से उस गेंद को ले लेते हैं और अपने पेन को जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि ये सब लोग ऐसा ऐसा मेरे बारे में कह रहे हैं। बेसिकली वो, उनको कोई आपसे लेना देना नहीं है, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो ये समझेगा कि ये तो समाज का स्वभाव है और मेरा भी है, तभी वह व्यक्ति इन सब बातों से ऊपर उठ पाएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि उसकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। अभी क्या होता है कि उसकी बहुत सारी एनर्जी केवल दूसरों को जस्टिफिकेशन देने में नष्ट हो जाती है। तो जितनी एनर्जी प्रज्ञानशाला बनाने में नहीं लगी, उससे ज्यादा एनर्जी, मेंटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो आप अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा देते हो सकता है उससे ज्यादा लॉस हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमेशा ये याद रखो कि आपने जब कोई अलग काम किया तो आपने एक चुनौती ली। जब आपने चुनौती ली तो आपने कई ऐसी चीजें सीखी उस दौरान जो आप उन सब लोगों के साथ कभी नहीं सीखते। सीखी कि नहीं? सही बात है सर। आपने सॉफ्ट स्किल सीखी, जी लोगों सर। से मिलना जुलना सीखा, नए तरह के रिलेशन बनाए, कैसे पैसा जुगाड़ा जाता है ये जाना, कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ा समय गुजारा जाता है ये जाना, फिर लोगों का बिहेवियर चेंज होते देखा। जो लोग कल तक आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही लोग फिर आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें इनवाइट करें और आपके प्रोग्राम में आके वो अपनी फोटो चमकाएं। हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। तो आपने लोगों का बिहेवियर बदलते देखा, परसेप्शन बदलते देखा कि जो लोग कल आपकी टांग खींच रहे थे वही आपके बाजू में खड़े हो गए। तो आपने अपने अंदर इतने सारे गुणों का विकास किया, आपका लॉस कहाँ हुआ? और आप बोल भी रहे हो कि आपका लॉस नहीं हुआ। जी सर। लेकिन हर चीज एक पैकेज होती है। जब आगे भी आप लाइफ के डिसीजन लोगे, तब आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं ये केवल अच्छा अच्छा हो, क्योंकि उसका जो डार्क एरिया है उसको भी गिन के चलो। क्योंकि जब आप वहां पहुंच जाते हो, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि एमबीबीएस करने आए तो आपको लगा कि आईआईटी के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो ये इसलिए लगा कि आपने जो 10 साल का जो ड्यूरेशन था उसको पहले से आपने जज नहीं किया और आपने केवल इसका प्लेजरेबल पार्ट देखा। यदि आप ये पैकेज पहले से लेके चलते कि ये तो भाई 10 साल लेने वाली जगह है, तब आपको क्या होता है कि ये जो बाद में जो फीलिंग आई उस समय वो फीलिंग हो सकता है कम आती। क्योंकि आप कोई भी निर्णय लो, यदि आप एक परिपक्व आदमी हो तो आपको एक पैकेज के विषय में सोच के चलना है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा भी काम करता है जो उसके लिए बड़ा रिस्की है, तो यदि वो एनालिसिस के समय ये नहीं सोचता कि इसके बाद नंबर 2 क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा, तो उसकी इम्परफेक्ट प्लानिंग है। आइडियली उसको ये सोच के चलना चाहिए कि ये सब एक पैकेज, जैसे मैरिटल लाइफ, मैरिड लाइफ के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो उसके पैकेज में शामिल हैं। लेकिन यदि आप केवल ये सोचो कि मैं तो मेरी मैरिज हो जाएगी, फिर मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, ये एंजॉय करूंगा, और वो सब भूल जाओ जो उसके नीचे का डार्क एरिया है, वो बाद में बोलो कि यार ये तो बड़े सड़ रहे हैं, बड़े परेशान हैं। अरे भैया, तुमसे कहा किसने था कि तुम आधा सोचो? तुम तो अपरिपक्व हुए ना कि तुम आधा आधा सोच के चलते हो। जो तुम्हारे फायदे की चीज दिखती है, जो लाइट लाइट चीज दिखती है, वो तो तुम चुन लेते हो, और जो कठिनाई वाली चीज है वो तुम सोचते नहीं हो। बाद में फिर पसीना आता है, बाद में दुख होता है, तो बाद में फिर परेशान होते हो, बाद में सुसाइडल टेंडेंसी होती है। पूरा सोच के चलो पहले ही से, तो फिर आप उस पेन को आसानी से डील कर पाओ। सर अभी एक चीज़ और ऐसी कॉमन ऑब्जर्वेशन में थी कि जो नए बैचेस आ रहे हैं, जूनियर्स हैं या जो अभी नई जनरेशन है, ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं सोचते। मतलब इन लोगों की एक, ये अपने बबल में रहते हैं, ये एक अपनी इमेजिनेबल दुनिया में रहते हैं। इनके हिसाब से ये उसके लीड रोल होते हैं और उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब इनका ये बबल टूटता है तो फिर एकदम नीचे डाउन चले जाते हैं, तो या तो डिप्रेशन में या कुछ भी सुसाइड वगैरह या कुछ ऐसी टाइप की चीज़ों का सपोर्ट लेते हैं फिर। तो सर आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? देखो, आज का जो वर्ल्ड है वो साइकोलॉजिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ जी रहा है। जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसने इंफॉर्मेशन एक साथ व्यक्ति के माइंड पर थोप दी। तो माइंड की एक क्षमता होती है, मन की एक क्षमता होती है, और उस क्षमता से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ उसको मिल रही है। तो यदि आप देखें तो व्यक्ति एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका बहुत सारा समय ऐसी चीजों उसके साथ गुजर रहा है जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपके सामने क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आपका एग्जाम एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी
फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन उस व्यक्ति को सोचो कि जो रील देख रहा है वो रील देखते देखते तो वर्चुअल वर्ल्ड में, अब वो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसके जो परसेप्शन होंगे वो भी वैसे ही होंगे। और जब परसेप्शन ऐसे होंगे, इतने हल्के होंगे, तो वो जो डिसीजन लेगा, जैसा आप बोल रहे हो कि वो नीचे गिर सकता है, तो वो नीचे गिरता भी है क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में। तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो रियल वर्ल्ड में भी रहे और रियल वर्ल्ड को भी वर्चुअल तरीके से एंजॉय कर सके। जैसा कि जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी तो कहती है कि हम सभी जो है एक स्पिरिट है, सोल है, और हमें एक कैरेक्टर दिया गया है, उस कैरेक्टर को वो भी ऑलरेडी प्लान्ड है, और इस कैरेक्टर को आपको बस प्ले भर करना है। और जो व्यक्ति बस प्ले कर रहा है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे कि एक हीरो कर रहा होता है, तो वो व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त है। ये इंडियन फिलॉसफी है कि सब कुछ माया है। सब कुछ माया का मतलब क्या है? आपके मन में जो भी परसेप्शन आ रहा है वो सब वर्चुअल है। तो लेकिन ये सुपर मैच्योरिटी है कि आप अपने अच्छे बुरे सारे कामों के लिए इस तरह से देखते हो कि सब कुछ वर्चुअल है। इतनी गहराई है आप में, आप अपने सुखों को, दुखों को, आप अपने गोल को, अपनी एंजाइटी को, सब कुछ वर्चुअली देखते हो। लेकिन ये वो बात है जो हमारी इंडियन फिलॉसफी में सिखाई गई है। तो हम यदि मान लो पूरे के पूरे ना हो तो हम इसका कुछ हिस्सा तो अपने जीवन में उतार ही सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम जब बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं तो कम से कम अवेयर हो जाएं कि ये केवल एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जब हम हवा में उड़ रहे होते हैं तो अवेयर हो जाए। तो वो अवेयरनेस यदि हम धीरे धीरे यदि उसका अभ्यास करेंगे तो हमें खतरे में जाने से रोकेगी, क्योंकि हम रियलिटी से इतने दूर चले जाते हैं कि जब रियलिटी आती है तो हम उसको फेस नहीं कर पाते, हम उससे रन अवे होना चाहते हैं। और रन अवे होते समय कभी कभी ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं कि वहाँ इतना गहरा नुकसान हो जाएगा कि आप फिर दोबारा वापस ही ना आ सको। तो बेहतर है कि अवेयरनेस का अभ्यास करें, होश में आए कि आप हो कहाँ। और होश में आना कोई बुरी बात नहीं है कि होश में आना कोई बुरी बात है, ये रियलिटी में जीना बुरी बात है। रियलिटी भी वर्चुअल है, इंडियन फिलॉसफी तो कहती है। तो फिर रियलिटी को एंजॉय करो ना। ऐसा थोड़ी कि रियलिटी इतनी बुरी है कि आप स्वप्न में ही खोए रहो। आप रियलिटी को एंजॉय तो करके देखो, हॉस्पिटल जाके तो देखो, उन मरीजों को ठीक करके तो देखो, उसकी फीलिंग को भी तो एंजॉय करो। सर वो हाई मिलता है ना सर, वो वर्चुअल वर्ल्ड में रहने से लोगों को, उसमें मज़ा आता है, वो इजी चीज़ है, इजी बात है, तो वो चूज़ करते हैं यूजुअली। तो आपको ये समझना होगा ना कि ये इजी पाथ आपको नीचे गिरा रहा है। सर वही बस डिफरेंशिएट नहीं हो पाता सर उस इतनी कम पेन एज को में। एंजॉय करने की भी आदत डालनी है जो हमें ऊपर चढ़ने पे होता है, क्योंकि वो जहां पहुंचाएगा वहां सुख है, और ये जहां पहुंचाएगा वहां सुख नहीं है, वहां गड्ढा है। सर वो देखने के लिए भी उतनी समझ चाहिए ना सर, जो इतनी जल्दी आ नहीं पाती लोगों में। नहीं, एक लेकिन अनिमेश जी एक पॉजिटिव पॉइंट भी है हमारी सोसाइटी का कि जो नई जनरेशन है उसके पास नकारात्मक अवसर तो हैं, इल्यूजन तो हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी है। ये तो है सर। क्योंकि आज वन टच पे आप दुनिया की सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी ला सकते हो। तो जो स्पीकर्स हैं, विचारक हैं, जो अच्छे लोग हैं, कल तक क्या था कि किसी मैगजीन में कभी इंटरव्यू पढ़ने को मिलता था, बड़ी मुश्किल से कोई मिलता था, कोई हमारा कोई एक टीचर होता था जो दो चार बात बताता देता था, बाकी हमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी ही नहीं होती थी। आज वन टच पे सब अवेलेबल है। तो आपके अंदर यदि ऊपर उठने की ख्वाहिश है तो इंफॉर्मेशन नीचे गिरने की है तो ऊपर उठने की भी है। तो ये सारा जो परसेप्शन है वर्चुअल वर्ल्ड है, इस वर्चुअल वर्ल्ड से हमें कुछ अच्छा भी निकालना है। तो अच्छा सामने है, पर क्या है आप सर्च ही नहीं करते। आप एक बार सर्च तो करो। अच्छा, यूट्यूब और फेसबुक की खासियत देखिए, सर जो हम देखते हैं वही 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 आता है। तो तुम डिसाइड कर रहे हो अपनी डेस्टिनी। तुम वो जो सर्च कर रहे हो ना कि नाइट कैसे गुजारनी है, तो वो तुम्हारी लाइफ भी नाइट जैसी होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वही वही फेसबुक पे दिखने वाला है, फिर तुम्हें वही दुनिया दिखने लगेगी। और यदि तुमने कोई अच्छा आदमी सर्च कर लिया, रतन टाटा को सर्च कर लिया, रतन टाटा की लाइफ कैसी गुजरी, तुमने कभी स्टीवन स्पीलबर्ग को सर्च कर लिया, तो तुम्हें उसकी हार्ड लाइफ भी दिखेगी। हार्ड लाइफ दिखेगी, तुम सीखोगे। और फिर अच्छी बात क्या होगी, फेसबुक पे वैसे ही लोगों की दूसरी लाइफ भी दिखने लगेगी। तो आपकी एक छोटी सी चॉइस आपको ऊपर उठाने लगेगी। तो आप जब चूज कर रहे हो फेसबुक पे तब भी सावधानी से करो, क्योंकि आप यदि बेचैनी में भी गलत चीजें सर्च करते हो तो यूट्यूब का सर्च इंजन आपको
वही चीजें परोसने लगते विशियस साइकिल है, वो ट्रैप में फंस जाते हैं हो और आप। आप स्टेप में फंस जाते हो। तो कम से कम चॉइस तो करो। बहुत छोटा सा कदम है कि आपको अच्छे विचारों को एक बार सर्च भर करना है और वो विचार आपके पीछे पड़ जाएंगे। सही बात है सर, बट वही है ना कि आजकल अच्छी चीजें इतनी कूल नहीं है ना सर, बुरी चीजें ज्यादा कूल हैं जो नई जनरेशन के लिए है। तो यार कूल ये चीजें, जो हम बोलते हैं ना बार बार नई जनरेशन की, हाँ मैंने एक किताब पढ़ी थी प्लेटो की, जी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किताब में ये लिखा हुआ है कि आजकल की जनरेशन बहुत भ्रष्ट है, आजकल की जनरेशन बहुत उड़ी में रहती है, राजा करप्ट है, बहुत टैक्स लगा रहा है, आजकल के लोग माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ये 3000 साल पुरानी बात है। और आप देखो कि 5000 साल पहले महाभारत में क्या हुआ। राजा करप्ट है, राजा का लड़का बिगड़ा हुआ है, हर गलत काम 5000 साल पहले भी हो रहा था। तो ये परसेप्शन होना कि आजकल के लोग ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा गलत है। ह्यूमन माइंड हमेशा ऐसा ही करता आया है, बस स्पीड का अंतर हो सकता है 19-20। आज से 30 साल पहले रेडियो सुनने को भी बिगड़ना हो सकता था कि यार ये तो विविध भारती के गाने ही सुनता रहता है, जब देखो जब मैच ही सुनता रहता है, अपना जीवन खराब कर रहा है। आज यूट्यूब पे देख रहे हैं, आसानी होगी, उपलब्धता होगी। लेकिन ये परसेप्शन बनाना कि तुम ही एक आदमी पैदा हुए हो जो इतने बिगड़े हुए हो, ये ह्यूमन हिस्ट्री की अनिविज्ञता को दर्शाता है। ह्यूमन माइंड हमेशा से ही बिगड़ने के स्वभाव का रहा है और लोगों ने इस बात को समझा है और ह्यूमन माइंड पे काम किया है। उन्हीं लोगों की किताबों को आज आप पढ़ रहे हो, उन्हीं ने हिस्ट्री बनाई है। उनके पास भी बिगड़ने का अवसर था, ऐसा नहीं कि 30 साल पहले बिगड़ने का अवसर नहीं था, पहले भी था। ये इतना गहरा परसेप्शन होता है सोसाइटी का कि हमें ऐसा लगता है कि आज ही ऐसा हो रहा है। हमेशा से नशे रहे हैं, हमेशा से लड़कियां रही हैं, लड़के रहे हैं, हमेशा से युवावस्था आई है, हमेशा से हार्मोन्स ऐसे ही रहे, हमेशा से एंजाइटी ऐसी रही। तो ये परसेप्शन से भी निकलना है, तभी मैच्योरिटी आएगी ना कि ये तो होता ही है। तभी आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ पाओगे। यदि आप सोच रहे हो कि आजकल ही ऐसा है, तो इसका मतलब ये कि अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है, आप ह्यूमन माइंड को समझे नहीं। ह्यूमन माइंड तो ऐसे ही है, सदा से था। सही बात है सर। सर आपके सबकॉन्शियस आपके हिसाब से क्या होता है सर? कॉन्शियस क्या होता है? सर मेरे हिसाब से तो कॉन्शियस जो अभी मैं प्रेजेंट में फील कर रहा हूँ किसी भी सेंस से, वो मेरा कॉन्शियस माइंड है, जो अभी भी हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन अभी प्रोसेस कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड परसीव कर रहा है। इस कॉन्शियस माइंड के पार भी जो माइंड का हिस्सा है जिसको आप अपना नहीं समझ रहे होते, वो सबकॉन्शियस माइंड। तो सर इसके क्या काम है सर? तो सबकॉन्शियस माइंड, देखो आप कई काम ऐसे करते होगे जो आप नहीं करना चाहते, करते हो कि नहीं? होता है सर। आपके माइंड में आपने डिटरमाइन कर रखा कि आज 5 बजे उठना है, कॉन्शियस माइंड ने। उठते कितने बजे हो? 10 बजे। कितनी बार अलार्म बंद करते हो? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो डिसाइड कर लेता है कि सुबह उठना है, वो डिसाइड कर लेता है कि आज तो चैप्टर पूरा करना है। सबकॉन्शियस माइंड की ड्राइव इतनी बड़ी है, वो शाम को कहता है नहीं अब तो शाम हो गई, अब चलो मैगी खाते हैं, अब चलो मूवी देखते हैं, अब चलो थोड़ा रील देख लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है, उसकी पावर ज्यादा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा कर पाता है, उसी सबकॉन्शियस माइंड के ज्यादा हिस्से को यूज करके कर पाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि इसका बड़ा कंट्रोल है। इसका बड़ा कंट्रोल क्या है? वो सबकॉन्शियस माइंड के जो हिस्से जो आपको हिला हिला देते हैं, उन हिस्सों से ज्यादा परिचित है, उनका दोस्त है। तभी ना वो ज्यादा चीजों से खेल पाता है और वो ज्यादा आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास रैम ज्यादा है, वो अपनी ज्यादा से ज्यादा रैम का यूज कर पा रहा है, आपकी रैम कम है। सर शायद मतलब कंट्रोल की जगह ये भी तो हो सकता है सर कि वो अप्रोच, वो फीड ऐसा ही कर रहा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब वो वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो जो चाहता है कि वो उसका आउटपुट मिले उसको, तो वो वैसी वैसी चीज़ें अपने दिमाग को दे रहा है। क्योंकि शायद वो चीज़ कंट्रोल अगर कोई कर ले तो सर फिर वो अल्टीमेट स्टेट नहीं आ जाएगा क्या सर सबकॉन्शियस माइंड को भी? तो बहुत सारे लोग अपने इन्वायरमेंट को उस हिसाब से बना लेते हैं जिस हिसाब से वो चाहते हैं चेंज होना। तो क्या यही सर वो है क्या सबकॉन्शियस को डिकोड करने वाली चीज़? अच्छा, थोड़ा सा और गहरे में जाओ तो जो कॉन्शियस माइंड है
और सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों ही माइंड का हिस्सा है। और आपका जो आई है, आई यानी एगो आइडेंटिटी, कि आप जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मैं नरेंद्र पटेल हूँ, वो भी माइंड का ही हिस्सा है। तो माइंड का हिस्सा जो है वो भी रियल नहीं है, वो भी वर्चुअल है, और हम भी माइंड का एक हिस्सा है। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम सबकॉन्शियस को जान रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें जनवाया जा रहा है। माइंड या डेस्टिनी हमारी है कि हम उसको जान लें, हमारी पुरुषार्थ नहीं है उसको जानने की। हमारे सामने वो डिकोड हो रहा है क्योंकि ऐसा उसके इस बार की डेस्टिनी में था। मतलब ऐसे है जैसे एक बीज होता है, वो वृक्ष बनता है, ये उसकी डेस्टिनी थी। तो ऐसे ही कॉन्शियसनेस की इस बार की आपकी डेस्टिनी है कि कुछ कुछ हिडन हिस्से आपके सामने रिवील होने हैं। आपको लग रहा है कि आप रिवील कर रहे हो, नहीं, वो सबकॉन्शियस हिस्से आपको सीक्रेट बता रहे हैं कि आप ऐसा कर लो तो और देख लो, और आप देखते चले जाते हो। आपको लगता है कि आप देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, आपको देखने की प्रेरणा भी वो ही दे रहा है। जैसा बोलते हैं ना अध्यात्म में कि ईश्वर ही आपको प्रेरणा देता है, वो आपको कर्म को करने की प्रेरणा देता है, फिर आप परिश्रम करते हो और फिर चीजें वैसी वैसी होती जाती हैं, वो फल मिलने लगता है। तो प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रेरणा देने वाला सबकॉन्शियस माइंड है। मैं अभी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात करूं तो ये जो आपको हिडन ट्रेजर है, वो ट्रेजर ही आपके सामने खुलना था, तो अपने आप खुल रहा है। सर आजकल एक कल्चर है कि अपना अपना करो आप, कॉम्पिटिटिवनेस जो एक चीज़ है सर, तो ये भी बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत नीडेड है, उससे आपकी ग्रोथ होती है। तो सर बट ये काइंड ऑफ थोड़ी टॉक्सिसिटी की तरफ भी तो जाने लगी है आजकल, जो कि शायद मोटिवेट से ज़्यादा डिग्रेड करने लगी है, आपको डाउनफॉल आने लगा है। क्योंकि आप अपना करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें दूसरों की खराब करते हो, तो शायद वो आप पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है कुछ। तो सर इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं सर? कॉम्पिटिटिवनेस यदि अनहेल्दी हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो कंपटीशन को फेस करता है। कंपटीशन का क्या होता है? सर्वाइवल के लिए लड़ाई। तो कंपटीशन एक आदत बन जाती है। आदत कैसे बनती है? आप जब एमबीबीएस करने आए थे तब आप यहाँ बिल्कुल नए आए थे। ये जितने भी लोग जो आपके आसपास हैं, जो आपके साथ सिलेक्ट होके आए थे, ये एक भी आपको परिचित था क्या? नहीं सर। नहीं था, बिल्कुल फ्रेश लोग थे। आपको इनसे कोई लेना देना था? नहीं था। लेकिन इसके पहले आपने बहुत सारे दोस्त छोड़े थे जो आपके 12th तक के थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इन सब से भी आप रेस करने लगे। कोई आगे निकलता है तो आपको लगता है कि यार ये मेरे से आगे क्यों निकला है, या किसी से आप आगे निकल गए तो आपको अकड़ आ जाती है कि यार मैं इससे आगे निकल आया। तो ये जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, ये आप स्कूल में थे तब भी थी। इसका मतलब ये है कि ये जो फीलिंग्स हैं आने वाले टाइम में भी होने वाली। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये लगेगा कि यार ये प्रैक्टिशनर जो है इसके ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। और वो जो आप अभी कह रहे हो कि स्टूडेंट में राइवल्टी आ जाती है, टॉक्सिटी बढ़ जाती है, तो कल आप अपनी प्रैक्टिस को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको लगेगा कि यार ऐसा कुछ करूं कि ये जो डॉक्टर है ये थोड़ा डिमिनिश हो जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए, मेरी वैल्यू बढ़ जाए। हो सकता है कि आप अपने पेशेंट को अच्छे से देखने की जगह उसके पेशेंट का नुकसान पहुंचाने लगो, जो कि नहीं करना चाहिए। आप एक स्ट्रेस में आ जाते हो क्योंकि आप बाजार में होते हो। तो हमें एक तो अपने आप को ब्रॉड करना है कि मन के इन जालों से ही निकलना, क्योंकि इस जाल में हम जब 12वीं तक थे तब भी फंसे, इस जाल में हम आज भी फंस रहे हैं, और यदि यही का यही जाल बना रहा तो हम आगे भी फंसने वाले हैं। और ये टॉक्सिसिटी हमें नहीं अफेक्ट कर रही, इस टॉक्सिसिटी को हम चूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर हमारे अंदर बना हुआ है। पहले कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। और ये मैच्योरिटी कहलाती है कि ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इसको हम मोटिवेशन ना समझ के इसको हम टॉक्सिसिटी समझने लगे, जैसा कि आप समझ रहे हो। तो आप ये समझो कि हम कंपटीशन से ही मुक्त हो जाएं। और हमारा जो डर है, हमें लगता है कि यदि कंपटीशन की भावना नहीं होगी तो मैं प्रोग्रेस क्यों करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे ड्राइविंग फोर्स कहां से मिलेगा, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये बच्चा डरता है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आगे बढ़ने के लिए बड़ी जरूरी है। जब यदि हम गहराई में जाएं तो आगे बढ़ने के लिए तो ड्राइविंग फोर्स जरूरी है। आप कॉन्शियसनेस हो, आपके अंदर ऊर्जा है, आप तो आगे बढ़ोगे। ये फियर है, ये बंधन है, ये फियर आपको बताता है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। अरे जेलस करो, कॉम्पीट करो, आपको एक नंबर पे होना है। अरे आपके अंदर मान लीजिए कि 500 वाट की एनर्जी है, तो आप 500 वाट से तो जलोगे ही ना, कि नहीं जलोगे? आपकी कैपेसिटी ही 500 वाट, आप 20 वाट पे जल ही नहीं सकते।
ये तो फियर कहता है कि आप जो है यदि कॉम्पीट नहीं किए तो आप 20 वाट के हो जाओगे। नहीं, ये इल्यूजन है, बंधन है सोसाइटी के, माइंड के। आप 500 वाट की जल के हो, आप 500 वाट की तरह जलोगे और आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको भगवान ने एनर्जी दी है और उस पोटेंशियल तक आप पहुंचोगे। हाँ, यदि आप अपने दोस्तों का भला करना चालू कर दो, आप उनके साथ बातें शेयर करना चालू कर दो, तो क्या होगा? दोस्त का भला होगा कि आपका भला होगा? दोनों का ही होगा। सबसे पहले किसका होगा? आपने कोई टॉपिक याद किया और उस टॉपिक को दोस्त को सुनाया, भला किसका हुआ ज्यादा? सर मैंने सुना है तो मेरा रिवीजन भी हो गया ना आपका सर। रिवीजन। सर पर एक ये भी तो चीज़ है सर, हेल्दी कंपटीशन है सर। तो आपने बोला 500 वॉट की एनर्जी है कैपेसिटी, किसी की 1000 है, तो अगर मेरी उसको देख के 700 भी पहुंचती है तो ये मेरी कैपेसिटी भी तो बढ़ सकती है ना सर इस चीज़ से। तो यहाँ आप जल के नहीं कर रहे हो, आप उसकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को खोल रहे हो, तो सकारात्मक। वो हमारा पर्सपेक्टिव है ना सर, अब किस तरीके से ले रहे हैं चीज़ आप को। उसको किस डायरेक्शन में ले जाते हो, इसकी आपके पास चॉइस होती है। और यदि आप अपने आप को सिकोड़ना चाहते हो जेलस और कंपटीशन से, तो आपकी एनर्जी कम भी होती जाती है। और आप अच्छे से फैलाते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, वो कई गुना होके आपको मिलने लगती है। और इससे अच्छा एक बात और है जो मुझे बच्चों से कहनी है, कि दुनिया में रिसोर्स इतने लिमिटेड नहीं जितने आपको दिखाई देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारा रूममेट यदि सिलेक्ट हो गया तो पता नहीं क्या आफत हो जाएगी। अरे दुनिया में 2 ही सीट थोड़ी हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 500 सीट है, 1000 सीट है। आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, आपका दोस्त भी हो सकता है। तो आप कम से कम अपने दोस्त के साथ दोनों सिलेक्ट हो जाओ तो दोनों को भला हो गया। तो इतना डर क्यों है कि वो सिलेक्ट ना हो जाए और मैं ना रह जाऊं? अरे तुम उसका सिलेक्शन का जिस दिन सोच लोगे कि अरे यार इसको तो सिलेक्ट कराना है, तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों की ऊर्जा 1 और 1 11 हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। लेकिन डर बैठा रहता है जैसे कि कंपटीशन बड़ा छोटा है, ये मुझसे आगे ना निकल जाए। ये टॉक्सिटी क्रिएट करता है, क्योंकि ये अनहेल्दी हो गया। और ये हुआ है आपकी ब्लाइंडनेस के कारण। दुनिया इतनी बड़ी है कि आप दोनों ही राजा बन सकते हो। अपने बबल में जी रहे हैं ना सर हम। अपने बबल में जी। आप थोड़ा देखो तो यार कि सीट इतनी सारी हैं, मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, और चारों हो सकते हैं। और सर असली कंपटीशन इनसे है ही नहीं ना सर, इनसे दुनिया है ही नहीं। और कितना आप कुछ लगे हो है एक सर। दूसरे की टांग खींचने में और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो इस थॉट से तो निकलना होगा, थॉट से निकले और एनर्जी मिली। कई लड़के लड़कियां मैंने देखे हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं और उन दोनों को फायदा होता है और वो दोनों आगे निकल जाते हैं, केवल इसलिए कि वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के लिए सहयोगी हो जाते हैं। तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो रिजल्ट बढ़ जाता है, आउटकम बढ़ जाता है, रेजोनेंस होता है ना सर, वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है उसमें। बिल्कुल। जिस चीज से हमें फायदा मिलना चाहिए, जिस रिलीजियस टीचिंग से, अच्छी चीजों से, हम उससे दूर जा रहे हैं। और जिन चीजों से हमें फायदा नहीं होता है हम उनके पास जा रहे हैं। सर पर एक ये भी चीज़ है ना सर, जो रिलीजियस वाला पॉइंट है उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स है ना सर, क्योंकि शायद से साइंस या जो अभी जो चीज़ें हैं वो हर टाइप के लोग इंसान को साथ में लेके आती है। कॉमन एक ग्राउंड होता है सबके पास, वहाँ उसको डिफरेंशिएट नहीं करा जा रहा है। बट शायद धर्म उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर करके अलग से बांट रहा है। प्लस कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि धर्म कुछ जो पुराने या कुछ टाइम ड्यूरेशन में जो हुआ है अभी पहले, कि इनके नामों पे लड़ाई होती है या इस चीज़ पे गलत होता है लोगों के साथ, तो वो धीरे धीरे लोग उस कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं शायद। तो इसलिए जो कंसेप्ट अच्छी चीज़ भी है ना सर, वो भी छूट रही है, लोग फिर घुसना ही नहीं चाहते उस चीज़ में। एक्चुअली ऐसा हुआ भी है, लोगों ने क्या है उसको मिसयूज भी किया। लेकिन मैं पहले भी अपन आज की चर्चा में कर चुके कि ये धर्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है जो नया नहीं है। पहले जब जिनको हम बहुत धार्मिक लोग कहते थे, वो भी इस बात से लड़ते थे कि मैं शंकर जी को मानता हूँ, मैं विष्णु जी को मानता हूँ। शैव और वैष्णव लड़े, सिया सुन्नी लड़े, या दिगंबर और श्वेतांबर लड़े। तो ये जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो हमेशा से रहा है, क्योंकि ये धरती इतनी धार्मिक होती तो युद्ध क्यों होती। लेकिन हमें अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको इस साइंस को समझाना है कि ये साइंस है। हम जिसको रिलीजन समझ रहे हैं वो रिलीजन है ही नहीं। हम समझ रहे हैं एक आइडेंटिटी को रिलीजन, एक कल्ट को, एक संस्कृति को। हम उस विज्ञान की तरफ नहीं जा रहे हैं जो विज्ञान हमारा ही विज्ञान है, कि मेरा माइंड कैसे काम करता है, मेरी चेतना कैसे काम करती है, इसके क्या पर्सपेक्टिव है, क्या गहराई है। असली विज्ञान तो ये है।
अब मैं आइडेंटिटी है, अब मैं मान लो मैं बोल दूं कि मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मैं राम जी की पूजा करता हूँ, या आप कुछ बोल दो कि मैं जैन हूँ, ये तो आइडेंटिटी हुई ना। तो सर हमने तो कल्चर को भी धर्म बना दिया है ना, ये हमारे धर्म बनाने या चलाने वाले लोगों की भी तो गलती हुई ना सर, कि हम कंसेप्ट को भूल गए, हम उस कल्चर को धर्म बोलते हैं आज के टाइम पे, कि और जो उसकी चीजें गहराई में नहीं जाते, कोई नहीं जहां जाना सब कुछ चाहता। एक है, डिजाइन तो एक ही है ना। और सर ये जो क्लैशेस हैं शायद ये ईगो क्लैशेस हैं सर, जो सही में धर्म करते हैं उन्हें मतलब भी नहीं है इन चीज़ों से, वो कभी इन चीज़ों में फंसते भी नहीं है। जो सही चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जो थोड़ा नीचे रह जाते हैं, वही तो सर इन ईगो में कि हम बड़े और तुम छोटे और तुम बड़े हम बड़े, ये सब ये चलता है। बताओ कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बड़ा कि तुम बड़ा, क्या उसने धर्म को जाना भी है? सही बात है सर। तो जाना होता तो क्या उसके मन में ये भाव आता? इसका मतलब उसने जाना ही नहीं है। यदि उसने जाना होता तो उसके अंदर ये भावना ही नहीं आती। सही बात है सर। और उसका फायदा फिर पॉलिटिशियन उठाते हैं, उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, क्योंकि आपको सही चीज तो डिलीवर करनी नहीं है। वो डिलीवर आपके सामने होता है जो वो चाहते हैं, और फिर आप उसी को, कंट्रोवर्शियल है तो उसमें तो आग लगी हुई है, तो आपको फिर क्या होता है, उसे चिढ़ हो जाती है, यार इसको तो छोड़ो, इसमें तो बर्बादी होती है। सर वही प्रोपोगेंडा वाली चीज़ है ना, या इमोशन यूज़ किया जाता है ना सर हर चीज़ के लिए, इससे आपका जो लॉस भी किसका हो इमोशन रहा है है? वही लॉस सर अपना ही है सर। हम सबका हो रहा है कि हम सही एरिया पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सही बात है सर। जो हमारे काम का है। और कुछ सवाल? सर अभी के लिए तो इतना अगली ही। मुलाकात के लिए छोड़ते हैं। जी सर। ठीक है, मिलते हैं फिर। जी सर, थैंक यू सर, इस काफ़ी नहीं, अच्छा आपको लगा भी सर थैंक आज। यू कि आप यहाँ आए। जी सर। और सवाल तो सभी के मन में होते हैं, और जवाब जो है हम सभी ढूंढते हैं, फिर जो हमें मिलना होता है वो मिलता है। जी सर। सर काफ़ी बटोर के लाया था सर, कहीं कहीं से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ कुछ दूसरे लोगों की कुछ सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स थी, तो सर उनका डिस्कशन हुआ आज सर, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।